स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये मैंने सीबीएसई बोर्ड का मैथ के स्टैंडर्ड पेपर का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है। ये आप देखिए सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन पेपर कोड 32-3। ठीक है, ये आप देखेंगे ये जो कोड होता है ना इसका, ये जो लास्ट है और ये जो सेट है ये एक ही नंबर होता है। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है। अब इस पेपर को हम एनालाइज करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे डरे रहते हैं कि कोई बहुत उल्टा सीधा बाहर का क्वेश्चन कोई ना आ जाए, किसी और बुक का ना आ जाए, पता नहीं एनसीईआरटी का आएगा कि नहीं आएगा। तो जब एनसीईआरटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो स्टूडेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम वही छप जाएगा, लेकिन उसी लेवल से मिलता जुलता होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये दोनों बुक करने बहुत ज़रूरी हैं। और एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, बाहर से या किसी और बुक से या साइड बुक से। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, हम कितना क्वेश्चन लगाएंगे, मैथ में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर हम एनसीईआरटी सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पलर सॉल्व किए हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन बाहर से देखे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत। बाकी अभी आप इस पेपर में खुद जान जाएंगे, अपने से जान जाएंगे कि पेपर किस लेवल का आता है। ठीक है, तो इस पेपर को मैंने पहले से देखा है और पेपर देखने के बाद मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, अपने से क्वेश्चंस को लगाए हैं, तो फिर सारे क्वेश्चंस को आप कर जाएंगे। बस ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपका फोकस होना चाहिए वो सही होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा भी अगर आप धैर्य खोएंगे तो फिर नहीं लग पाएंगे क्वेश्चन और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए इसमें सेक्शन ए एमसीक्यू का सेक्शन है, आप जानते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कास थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा और ए साइन थीटा कॉमा ए कास थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। लेकिन अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस पूछा है लेकिन जो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो यहाँ आपको किस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है अच्छे से और आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो यहाँ कैलकुलेशन की वजह से आप गलत कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि टेंजेंट पी ए, ये पी ए टेंजेंट है, एंड पी बी, ये पी बी टेंजेंट है, टू द सर्किल सेंटर्ड एट ओ, सर्किल का सेंटर ओ है, फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों टेंजेंट पी से ड्रा किए गए हैं और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इफ़ पी ए इज इक्वल टू 5, ये 5 है, देन लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी का लेंथ पूछा है। ठीक है, अब आप देखें इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आप जानते हैं इक्वल होता ही है। ठीक, ये 90 डिग्री दिया है, ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट ये आपस में परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी रेडियस टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 हैं, तो चौथा अपने आप 90 हो जाएगा। ओके, मतलब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या आप ये भी थियरम जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये क्वेश्चन आप लगाए होंगे। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये सारे एंगल 90 हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 हैं तो रेक्टेंगल हुआ, और ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो फिर ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर हो गया, अब इसमें पूछा क्या है, स्क्वायर हो गया तो या तो स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला आप लगा लीजिए, उससे ये भी निकल जाएगा क्योंकि ये डायगोनल है,
या आप क्या कर सकते हैं, जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 5 और ये 5 और ये भी निकालना है, तो आपको वो सब स्क्वायर प्रूफ करना, सब 90 दिखाना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। आप सिंपली यहाँ से लगा लेंगे, ये दोनों साइड इक्वल होंगे 5 5, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्क्वायर होगा या फिर डायगोनल, उसकी ज़रूरत नहीं है, उधर मत जाइएगा। अब सीधे इसको निकालिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो यहाँ भी कोई हमको विशेष दिक्कत नहीं दिखती हुई नज़र आ रही है। हालांकि क्वेश्चन ये ठीक है और पहला क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि नहीं किया जा सके। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विच टर्म ऑफ द AP इज 16 पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 16 होगा, मैंने n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। फिर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये 6 to 55 टोटल आउटकम देख लेंगे और इसके बीच जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं उनको देख लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली बच्चों ये क्वेश्चन मैं पेपर नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि लेवल क्या है क्वेश्चन पेपर का, जो हम हमेशा डरे रहते हैं। हाँ ये है कि पढ़ेंगे नहीं और घबरा के क्वेश्चन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं या तो कॉन्सेप्ट ही गलत लगाएंगे या तो कॉन्सेप्ट सही लगाने के बाद कैलकुलेशन गलत कर देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए इसमें क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स, ये ए बी है और ये सी डी, ये दो कार्ड्स हैं। पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन को देख के देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एक जानकारी क्या मिलेगी। इस क्वेश्चन में हम क्लास 9th का एक थियरम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको सोचना चाहिए कि हमको क्लास 9th की भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आप स्टैटिक्स लगा रहे हैं या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया लगा रहे हैं या नंबर सिस्टम लगा रहे हैं या सर्किल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। तो 9th का जैसे सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो आपको कांग्रुएंसी का थोड़ा बहुत नॉलेज 9th वाला होना चाहिए, ठीक है। सर्किल चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 10th का, तो 9th के भी सर्किल के कुछ थियरम्स एक बार आपको देख जाना चाहिए। एक बार ऐसे ही बैठ के क्लास 9th की बुक ले करके उसके सारे कॉन्सेप्ट और सारे थियरम्स, ठीक है, बस ऐसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ यूज हो रहा है वो थ्योरम 10th में नहीं है, वो यहाँ यूज हो रहा है। फिर ऐसे ही स्टैटिक्स में है, आपको 9th वाला स्टैटिक्स थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, इसको आपको करना है, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में ज़रूर फंसेंगे। जैसे देखिए हम 9th में एक थियरम पढ़े होंगे कि जैसे कोई सर्किल है और सर्किल में सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। सर्किल में सेम सेगमेंट में जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो वो 9th वाला थ्योरम देखो यहाँ यूज हो रहा है। तो ये AC एक आर्क है और इसका एक करेस्पॉन्डिंग कार्ड है डॉट वाला, तो इसी के द्वारा D बना और इसी के द्वारा B बना, और ये D और B एक ही सेगमेंट में है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया से आप इसको सिमिलर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जब आप लिखने जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ADP, जैसे यहाँ पे ADP है ना, ADP, तो ADP, अब D किसके इक्वल आया था, B के, तो D के करस्पॉन्डिंग B लिखा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ D के करस्पॉन्डिंग B लिखा है, ठीक। फिर ये P वाला P के पास ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग P के करस्पॉन्डिंग P ही होगा, तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। बचा A और C, तो A और C एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को अगर ये वाला थियरम भूल गया होगा तो फिर वो कैसे करेगा इसको। तो यहाँ ये एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको 9th की जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10। तो अब आप देखेंगे 2 डाइस है, 2 डाइस का आउटकम्स जो लिखा जाता है, जैसे 1 2 1 3 ऐसे लिखते हैं ना, ये लिखने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, सम ऑफ द 2 नंबर टू बी मोर देन 2, मतलब इनको जोड़ने से मोर देन 10, इनको जोड़ने से, जैसे इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 3 आता है,
तो वो फेवरेबल आउटकम में नहीं आएगा। फेवरेबल आउटकम में वो आएंगे जो जोड़ने से क्या है, मोर देन 10 आए। तो ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर, इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो इससे क्या पता चल रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको क्या मिला कि इसमें 9th के कुछ चीज़ें यूज हो रही हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको हम एनसीईआरटी लेवल का ही कहेंगे। एनसीईआरटी लेवल का तो ये भी है, लेकिन इसमें क्लास 9th के थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा हाँ, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एनसीईआरटी लेवल का ही कह सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, 9th वाला कुछ आना चाहिए। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि सिचुएशन दे करके क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये मान के चलिए, आजकल पेपर जो आप जानते ही हैं कि सीबीएसई बोर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा है ज़्यादा, तो ज़रूर कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के। ठीक है, जहां आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, या सीधा सीधा वो कोई ऐसा बुक का क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, जो आप जनरली बुक लगाते हैं तो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही, हमारा लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, तो हम क्वेश्चन लगा लेंगे बड़े आसानी से। ओके स्टूडेंट, फिर ये द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूट्स निकालना है। अब यहाँ एक रेशनल वर्ड आ गया, ये भी देखिए फंसाने के लिए आया है। क्यों आया है? क्योंकि बच्चे जनरली रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट पढ़े होते हैं। ठीक है, तो रियल में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो रूट चेक करने हैं तो d निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। b की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 4 है, इंटू सी कितना है, 4 है, तो ये हो गया 25। ठीक है, और इधर हम जब जाएंगे तो ये 4 चौका 16 चौका 64 -64 हो जाएगा। ठीक है, -64 हो जाएगा। अब ये माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 9 आएगा, और यहाँ 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 5 14 को 4, 3 2 5 1 4, और ये निगेटिव आ गया डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निगेटिव आ गया, तो जब डी निगेटिव आ जाता है तो लेस देन 0 हो गया। तो इसमें तो ऐसे ही आप ये वाला लगा लेंगे, कौन सा, नॉट रियल का केस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें रेशनल की बात किया है ना, तो अब आप तो जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि रियल है या रियल एंड इक्वल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसमें रेशनल वर्ड आ गया। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कि आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और वो चीज़ आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम डी की वैल्यू निकाल रहे हैं और डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है, लेकिन √13 आ जा रही है। तो जब आप रूट निकालने जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a करते हैं। तो जब यहाँ ये जो d की वैल्यू है, एक मिनट, ये d13 रहेगा क्यों, सॉरी, d की वैल्यू 13 है। तो जब यहाँ d की वैल्यू 13 रखेंगे, ठीक है, जब इसको लगाएंगे, माइनस बी मान लीजिए कुछ भी है, सपोज कर लिया माइनस बी जो है 3 है, और ये प्लस माइनस और √13/2, और ए की वैल्यू सपोज कर लो 1 है। तो अब √13 की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो अब ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू इरेशनल आएगा, मतलब ये रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, और यही मान लीजिए अगर ये 16 हो तो 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 + -4 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, रेशनल आएगी। तो इस तरह से रेशनल इरेशनल भी हम बता सकते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच A20 - A15 = 20, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं A20 क्या होगा, हम आसानी से लिख सकते हैं A + 19D, और फिर माइनस इधर A15 क्या हो जाएगा, A15 हो जाएगा A
प्लस 14d इज इक्वल टू 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, डी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिया द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। अब क्या है ना कि क्वेश्चन लगाते समय जब 10th में आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो इस पे ध्यान आप कम ही दिए होंगे कि जब डाटा की वैल्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि 9th में पहले ये रहा करता था, अब ये क्लास 9th में नहीं है, तो वहाँ मीन से रिलेटेड था कि जैसे कोई डाटा है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, तो अगर सभी डाटा में +1 कर दें तो इसका मीन भी +1 हो जाता है, -1 कर दें तो मीन भी में भी -1 हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर सारे डाटा में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो मीन में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे डाटा में 3 का डिवीजन कर दे तो मीन में भी 3 का डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए आप इसको पढ़ के नहीं गए हैं, ठीक है, कह रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन को 2 इंक्रीज कर दें तो मीडियन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने पढ़ा नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 9th का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आना चाहिए। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है और 6 है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। ओके, तो इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन है, 4 है, तो यही मीडियन होगा। अब अगर आप 2 बढ़ा दें तो 2 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, ये 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियन, यही मीडियन फिर होगा क्योंकि यही मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो मीडियन में भी 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंक्रीजेज बाय 2, ये सही आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, पीछे के क्लासेस में जो पढ़े हैं वो भी पता होना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर फुल स्टॉप लिखा है पी क्यू बाई ए बी। एक शब्द लिख सकता था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उसी को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। हो सकता है इसी में कोई बच्चा प्रॉब्लम में पड़ जाए कि ये क्या आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं अगर 2 ट्रायंगल पहले से सिमिलर हैं तो उन ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो उनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका रेशियो लिखिए। अब चूंकि इसमें पी क्यू ऊपर लिखा है, ए बी नीचे है, तो आप ट्रायंगल पी क्यू आर ऊपर ले लीजिएगा और ट्रायंगल ए बी सी नीचे ले लीजिएगा, ठीक है। ये पी क्यू आर ऊपर और ए बी सी को नीचे करिएगा, तो यहाँ भी पी क्यू ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, ठीक। और फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा ग्रेटर एंड बीटा दिया आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। क्वेश्चन क्या है, -x² प्लस 8x प्लस 9 है, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -8/-1 मीन्स 8, और अल्फ़ा बीटा होता है c/a मीन्स 9/-1 मीन्स 9, ठीक है। अब हम फार्मूला क्या चाहिए हमको, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू रखते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा तो हमको चाहिए ही, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा माने 9, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 9 जा 36। अब यहाँ मिलेगा, अच्छा ये -9 होगा, -9, तो -9 यहाँ लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 100 आ गया। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू इधर स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-10 दोनों आता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ऐसे ही फंसाया जाएगा। अब इतना तो आएगा ही, अब ये नहीं कि एकदम अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब हम कोई उसमें हमको थोड़ा भी दिमाग ना लगाना पड़े। तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि अगर हम जल्दीबाजी करेंगे, अगर हम पेशेंसली ध्यान से पेपर नहीं देंगे,
तो हम अच्छी तैयारी करके आने के बाद भी गलत करके आएंगे। अब देखिए यहाँ +-10 दोनों आया ना, कई लोग +-10 ट्रिक करके चले आएंगे, जबकि यहाँ क्या दिया है, अल्फ़ा ग्रेटर है बीटा से। तो अगर अल्फ़ा ग्रेटर होगा बीटा से तो अल्फ़ा माइनस बीटा कभी माइनस आएगा। अल्फ़ा ग्रेटर है बीटा से ना, तो जब अल्फ़ा ग्रेटर है बीटा से तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमेशा +10 आएगा। तो इसका ये वाला आंसर करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कठिन नहीं आएंगे, उसमें सिचुएशन कुछ ऐसा बना रहेगा, उसका लैंग्वेज कुछ ऐसा रहेगा कि इजी क्वेश्चन का भी आंसर आप गलत करके आएंगे। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अल्फ़ा माइनस बीटा +-10 आ रहा है, लोग +-10 देखेंगे तुरंत ट्रिक लगाएंगे, इस पर ध्यान देंगे नहीं कि अल्फ़ा ग्रेटर है बीटा से। तो अल्फ़ा ग्रेटर बीटा से होगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा करने से हमेशा 10 आएगा वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, दो इक्वेशन दिया है, इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर ये क्वेश्चन और 14 जैसे सेंस ये है कि रहेगा एनसीईआरटी लेवल का ही, लेकिन उस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया होगा कि वो देखेगा कि आप कितना क्लेवर हैं या आप कितने अच्छे से पढ़ाई किए हैं। ठीक है, ऐसे रट रट के आने से और ये सोच के कि जो लगा के जाए वही आएगा, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है और सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें भी बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट का खेल है सारा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बस ये जान लीजिए। डिफ़िकल्ट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर चेक हो जाएगा आपका कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं। तो अब देखिए ये सेक और साइन का प्रोडक्ट है, तो पहले आप क्या करिए कि कॉस को बदल दीजिए 1/सेक में, जानते ही आप कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। अब इसके बाद इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ गया 1, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही है। तो अभी तक के क्वेश्चंस को देख के हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि क्वेश्चन रहेंगे उसी लेवल के जिस लेवल का रिक्वायरमेंट है, जिस लेवल पे आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का जांच होगा उसमें, उसमें आप कितने चालाक हैं इसका जांच होगा। ठीक है, ये ज़रूर देखा जाएगा कि स्टूडेंट कैसे पढ़ा है, कितना डीप नॉलेज रखता है या कितने अवेयरनेस से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, ये देखा जाएगा अवेयरनेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सब लोग जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इस फिगर में देखिए क्या दिया है, ट्रायंगल ABC है, D जो है इसके पैरेलल है BC के, AD कितना है 5 है, फिर ये DB 2.5 और BC 12 है, देन D निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, या तो थेल्स मत लगाइएगा, इसमें BPT मत लगाइएगा, हालांकि हम चाहें तो डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें सिमिलरिटी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि देखिए BC जो है ना ट्रायंगल का कंप्लीट साइड है और D ट्रायंगल का कंप्लीट साइड है, तो कंप्लीट के साथ कंप्लीट लेना है, पार्ट आप नहीं ले पाएंगे, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ठीक है, सिमिलरिटी का यूज़ करिए, ये वाला ट्रायंगल लीजिए और बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, और सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके लिखिए, जैसे ये आपका हो जाएगा 5 अपान टोटल कितना होगा 7.5 और ये हो जाएगा D/12, तब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इस क्वेश्चन में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दुविधा में डालने के लिए, क्योंकि बच्चे वैसे ही बोर्ड एग्जाम में डरे रहते हैं, यहाँ 252 इंटू के कर दिया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, सामने क्वेश्चन होता है लेकिन हम अपना धैर्य खो दिए होते हैं। ठीक है, और किसी कारण बस अपना दिमाग भी डिस्टर्ब कर लिए होते हैं, तो फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हम इसी से लगाएंगे, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ AB, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF के प्रोडक्ट और उसके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए कितना सिंपल है, HCF दिया ही है 40 रख लेंगे यहाँ, LCM में ये हो जाएगा 252 इंटू के और दो नंबर दिया है, तो बस एक के ही तो अननोन है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
ये आ जी इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में भी एक ऐसे थ्योरम की ज़रूरत है, हालांकि उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो जानते हैं तो अच्छी बात है। जो कि आप 10th में देखेंगे इस समय जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो मतलब रिड्यूस सिलेबस के रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस बचा है उसमें ये थ्योरम नहीं है। वो थ्योरम क्या है, अब देखिए जैसे एक सर्किल है और सर्किल का कार्ड है और ये सर्किल का टेंजेंट है, तो इस कार्ड और इस टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है ये इस कार्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये सर्किल पे रहेगा। इस कार्ड और इस टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो इस कार्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट का सेंस कि सर्किल का एक पोर्शन ये हो गया। ठीक है, तो इस पोर्शन को छोड़ के जो पोर्शन बच रहा है, ठीक है, इस पोर्शन का एक करस्पॉन्डिंग कार्ड है और इसी पोर्शन में ये एंगल बना हुआ है। इस वाले पोर्शन में एंगल बना हुआ है, तो जिस पोर्शन में एंगल बना हुआ है उस पार्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वही अल्टरनेट सेगमेंट है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये आप जानते हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे ये 40 है ये कार्ड और ये टेंजेंट है, इसके बीच बना एंगल इस कार्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है, तो ये आसानी से 40 निकल जाएगा। बाकी और भी तरीके हैं, जैसे ये 90 होगा क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो 90 माइनस 40 करके ये निकाल लेंगे। फिर ये डायमीटर है और डायमीटर जो है सेमी सर्किल में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90। अब सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी क्लास 9th का है, तो इसलिए मैं पीछे भी कहा हूँ कि थोड़ा बहुत क्लास 9th की भी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 आप नहीं सोच सकते। ठीक है, पेपर इजी भले ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, उसमें ये ज़रूर चेक हो जाएगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जैसे साइन ए दिया है और कास ए की वैल्यू ये दिया है, फिर तो फॉर एवरी एंगल थीटा, तो ये तो आप जानती हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू हो ही गया। अब इसी फार्मूले पे आप साइन ए की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। ठीक है, मतलब साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू 1/3 का स्क्वायर रखिए और सॉल्व करके देखिए कास थीटा अगर ये आ रहा है तो ये भी ट्रू हो जाएगा और फिर इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ओके, ये आप चेक करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज। तो जब दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से उनका एक डायमेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो क्यूब चिपका देंगे तो ये कोई एक डायमेंशन, आप जिस क्यूब है ना तो क्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक डायमेंशन बढ़ा लीजिए। तो मान लीजिए लेंथ हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा, बाकी ब्रेथ 10 ही रहेगा और हाइट भी 10 ही रहेगा। फिर आप टोटल सरफेस एरिया इस डायमेंशन से निकालिए, वो वाला फार्मूला लगा के 2LB + BH + LH लगाइए। तो अगर मिल जाता है तो आप इसको ट्रू लिखिए। ठीक है, लेकिन इसका ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न तो ये क्यों आया है, तो फार्मूले से आया है ना, इससे क्या लेना देना है। ठीक है, एरिया ऑफ हिज सरफेस ऑफ क्यूब साइड दिस इज दिस, फिर ये अलग से इसको चेक करिए। ठीक है, तो इसमें जो ट्रू रहेगा उसको ट्रू लिखिए, जो फॉल्स रहेगा उसको फॉल्स लिखिए, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब आइए हम सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में देखिए क्या दिया है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप जैसे वो निकालते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन इन k/1 निकालते हैं ना, तो जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, k/1 सपोज करना और x y निकालना है सेक्शन फार्मूले से, तो यहाँ x और y इक्वल दिया है तो दोनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल लिखिए और सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन b, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे ये a है, b है और c है। ठीक है, कौन सा मीडियन पूछ रहा है, b पूछ रहा है, तो आप एक मीडियन ड्रा कर दीजिए। तो अगर ये b मीडियन निकालना है तो e क्या होगा, e मिड पॉइंट होगा। जब ई मिड पॉइंट होगा तो आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट का जो सेक्शन फार्मूले में मिड पॉइंट का फार्मूला भी पढ़ते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो उससे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए।
ठीक है। और ये आपको पता ही है, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के बी फाइंड कर लीजिए। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अपने मन से क्वेश्चन लगाए हैं कि किसी का देख के ही लगाए हैं साल भर, वो यहाँ पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें आप, ए बी और सी डी इसमें टेंजेंट हैं और पूछा है कि अच्छा देखिए यहाँ एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, क्या लिखा है, जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफाई योर आंसर ये बताइए किस बुक का लैंग्वेज है? हाँ, आप एग्जाम्पलर अगर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह के क्वेश्चन जस्टिफाई वाले मिलते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई 4-5 लाइन का जैसे एसएसटी या हिंदी या किसी और लिटरेचर सब्जेक्ट में आंसर लिखते हैं। जस्टिफाई करना मतलब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। जैसे ये क्या है, ये रेडियस, यहाँ से आप, ये रेडियस था नहीं, इसको आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये रेडियस था नहीं, ये रेडियस नहीं था, तो अब इसमें आप गड़बड़ कर देंगे अगर इस पे ध्यान नहीं जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये 90 डिग्री हो गया। वैसे इधर भी ये रेडियस और ये टेंजेंट 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों रेडियस है तो ये ट्रायंगल है ना एक, जब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के दोनों साइड ये इक्वल है क्योंकि रेडियस है। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो 90 प्लस दिस, मान लीजिए ये एक्स है और ये भी एक्स मान लीजिए, और 90 प्लस एक्स, तो दोनों 90 प्लस एक्स हो गए। तो इसका मतलब बी ए सी और डी सी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्किल सेंटर्ड, ये सर्किल का सेंटर है, एट ओरिजिन ओ हैज़ रेडियस 7, ये रेडियस हो गया। ओ सी इज़ द मीडियन, ये मीडियन है। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का यहाँ सिंबल भी बना है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ओ सी। अब इसका लेंथ फाइंड करना है, तो इसका लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखिए ये यहाँ पे वो कार्टेशियन सिस्टम भी बना है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है, तो ये आपस में, अब देखिए यहाँ अब ये चीज़ है, हम जल्दीबाजी में इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मतलब ये जो डायमीटर है ये दोनों, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों, ये जो रेडियस होंगे ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 4 पन्ने का आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं, ये लगने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगल बगल की बातों को नहीं सोचेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, घबरा जाएंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 है। तो 90 होने से क्या हुआ, ये 7 7 है चूँकि रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पूरा ए बी निकल जाएगा। जब पूरा ए बी निकल जाएगा तो चूंकि ये मीडियन है तो सी मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा तो जो पूरा ए बी निकला है उसका ये हाफ हो जाएगा। तो अब इसका और इसका यूज करेंगे, तो यहाँ भी तो 90 है क्योंकि इधर देखिए 90 है, चाहे इधर ही से निकाल लीजिए, पूरे का ये हाफ होगा। तो ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये मिल ही गया इस पूरे का हाफ करके। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगा करके इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए वैल्यू रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी है स्टूडेंट, तो इसमें क्या दिया है, 2 साइन ए प्लस बी। अब इस क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, अब जैसे हम क्या करते हैं कि इधर साइन रहता है तो इधर भी साइन ले आते हैं और फिर कंपैरिजन करके ए प्लस बी की वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 को पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम साइन की वैल्यू देखने जाएंगे तो 0 से लेके 0, 30, 45, 60 और 90 में किसी की भी साइन की वैल्यू √3 नहीं होती। तो अगर यहाँ ध्यान नहीं दिए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लेके आएंगे, फिर हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये किसका साइन है, साइन 60, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ऐसे ही इसको भी लगाते हैं, उसके बाद हम एक इक्वेशन बन जाएगी। ए प्लस बी मैंने एक इक्वेशन बना लिया, यहाँ डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, डिग्री लास्ट में लिखते हैं, कैलकुलेशन में नहीं, आंसर जब आ जाएगा तब लिखेंगे। फिर यहाँ भी ए माइनस बी में एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगा लेंगे।
अब आइए सेक्शन सी हम देखते हैं। सेक्शन सी में क्या है कि जैसे कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपन कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 है। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसका एक तरीका तो ये हुआ कि हम वो जो ट्रायंगल वाला इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ थीटा लिया और टेन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये हम यहाँ 1 के लिख दिए और यहाँ √7 के लिख दिए, फिर पाइथागोरस से इसको निकाले। ठीक, तो हो सकता है इसमें हम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम में पड़ जाएं क्योंकि ऑलरेडी √7 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं भी प्रॉब्लम होती है तब भी हम इसको एक दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोसेक इसका होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बस मैं ऊपर वाला सॉल्व करूँगा, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर होता है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +1 ये -1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब tan आपको डायरेक्ट दिख रहा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको इस ट्रायंगल का यूज़ करने की। तो tan थीटा 1/√7 लिख के स्क्वायर कर देंगे, और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो वो √7 हो जाएगा। 1/√7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही नीचे वाला भी डिनोमिनेटर भी हम सॉल्व कर लेंगे, फिर ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब यही चीज़ है कि हम कैसे लगाते हैं। मान लीजिए हो सकता है इसका यूज़ करें, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, फिर परेशान होंगे। तो सही सोच के साथ सही तरीका क्या है इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज सेम एज द सम ऑफ its first n terms then so that the sum of its first m plus n term of is 0। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको साइड बुक्स में मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग लगाए रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये अननोन क्वेश्चन है, ये हम लगा सकते हैं आसानी से। इन एन ए पी द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, तो 3 कंजिक्यूटिव टर्म यही मान के लगाना है, a - d a+d। तो ये सब क्वेश्चन समझिए कि ये जो हम पढ़े हैं उसी में से आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। √5 को इरेशनल दिखाना ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर यहाँ ये वाला क्वेश्चन ये आपको एनसीईआरटी में भी शायद मिल जाएगा। जैसे देखिए ये ऐसे ही होता है, ऐसे ये है ना, ये इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या दिया है, जैसे यहाँ AOB और COD, तो ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल्स को कौन फॉर्म कर रहा है, इन दोनों एंगल्स को ये अपोजिट साइड फॉर्म कर रहे हैं सेंटर पे। तो वही चीज़ यहाँ क्वेश्चन इस तरह से दिया है, ऐसे ही बस हो सकता है। देखिए वही क्वेश्चन अब यहाँ दूसरे ढंग से लिख दिया गया है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो अभी तक जो मैंने पेपर देखा है, मैंने ये देखा है कि अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी और एग्जाम्पल अच्छे से लगाता है तो अभी तक उसका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बस उसको नॉलेज डीप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसको कुछ जो 9th में पढ़े हैं उनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो 9th वाला मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल से ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्किल या स्टैटिक्स या कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है। आप 9th के थियरम्स और रूल्स को ऐसी बुक का पेज पलट के जल्दी जल्दी एक बार ज़रूर उसको ध्यान में रख लीजिएगा। आप पढ़ेंगे, आपको बस थोड़ा बहुत भूल रहा होगा तो उसको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यही है अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, ये सर्किल एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कौन, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो जो क्वाड्रिलेटरल सर्किल सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसके अपोजिट साइड जो है दे विल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मतलब इन दोनों का सम 180 आएगा। वही चीज़ यहाँ भी पूछा है। तो ये एनसीईआरटी का देखिए क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के आ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को हल्के में ना लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से लगाइए और फिर कुछ क्वेश्चन सब साइड बुक के भी देख लीजिए, बाकी सैम्पल पेपर आपको करना ही है। ठीक है, तो आपको आएंगे कि तो सब हो गया, तो सब हो गया, तो सब का सेंस क्या है, अब ये पूरा पूरा बुक एक एक लाइन नहीं करना है, उसमें आप सेलेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। उसमें देखिए कि अब जैसे मान लीजिए कुछ एनसीईआरटी का है, तो जब उसको जाएंगे साइड बुक में लगाने तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी साइड बुक का मैच कर जाएगा, तो उसको नहीं करना है। जैसे एक बुक से जब दूसरे बुक में हम जाते हैं तो हमको क्या देखना है कि एक बुक का पूरा फिर दूसरे बुक का पूरा नहीं, एक बुक की जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो मैक्सिमम दूसरे बुक में भी मैच कर जाएगा।
तो जो मैच कर गया तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, जो बच गया उसमें से कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चन लगा लीजिए। ये थोड़ी ना कि एक बुक हम लगाते हैं और दूसरी लगाने जाएंगे तो पूरा 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 अंतर होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें वही होती हैं जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है दोनों बुकों में। जो भी दो बुक आप लगा रहे हैं तो उनको आप देखिए, और उसमें भी जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन उसको देखिए। लेकिन आप अगर एग्जाम्पलर देखे होंगे तो एग्जाम्पलर में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतनी क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। ये पेपर का जब आप लैंग्वेज देखेंगे, जिस तरह से पेपर के लैंग्वेज हैं, जिस तरह से ये क्वेश्चन को में क्वालिटी भर रहे हैं, आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, वो रहेगा एकदम आपके टॉपिक का, आपके कॉन्सेप्ट का, आपके सिलेबस का ही, लेकिन उसमें ऐसा पूछा होता है कि हम घूम जाते हैं। तो यही है, बाकी सब सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, इसको जल्दी से देखते हैं कि ये वाला एंगल इसमें 30 दिया है। अब इसको भी करने के देखिए, यहाँ भी वैसे तो कैलकुलेशन के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी एक जो मैंने तरीका बताया था कि कार्ड, ये कार्ड हुआ, कार्ड और ये टेंजेंट हुआ, तो कार्ड और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल अल्टरनेट सेगमेंट इसी कार्ड के द्वारा सर्किल के अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल की इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री हो गया, और तो ये भी 30 डिग्री आपका हो जाएगा। दिस विल बी आल्सो 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हुआ, तो ये ट्राइंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो चाहे तो आप एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यहाँ लगा लें, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तीन दोनों का सम ये हो जाएगा, तो 90 + 30 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 30 हो गया, ये 120 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के बड़े आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये 120 और 30 150, तो ये भी 30 ही आएगा। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके सामने के साइड भी इक्वल होंगे, यही पूछा है, तो क्या रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और मैंने एग्जाम्पलर में भी खोजा, उसमें भी नहीं है। आप साइड बुक कोई देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन बाहर से आ ही जाएगा। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। ठीक है, अब आप देखिए, एसपीसीपी पढ़ाया जाता है क्लास 10th में? नहीं पढ़ाया जाता है। कब पढ़ाया जाता है? क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा बहुत उसकी जानकारी नहीं रहेगी आपको तो फिर कैसे कर पाएंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन पढ़ते समय बच्चे किए होंगे, लेकिन बहुत बच्चे नहीं भी किए होंगे इसको। दिया, डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन्स, गेन कितना गेन करता है? एज मच %। ठीक है, लैंग्वेज की समझ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस बच्चे का लैंग्वेज ठीक नहीं है वो नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन लगाते समय अंदाज से क्वेश्चन लगाते हैं, या टीचर बता दिया ऐसे लगाएंगे तो वो भी लगा लेते हैं। तो एग्जाम में टीचर तो समझाएगा नहीं, एग्जाम में हमको क्वेश्चन पढ़ के ही समझना होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल, यानी कि एसपी जो हो गया वो इसका ₹75 हो गया। गेन कितना होगा? तो गेन क्या लिख रहा है? एज मच % एज द कास्ट प्राइस। मतलब अगर हम, अच्छा पूछा भी है कास्ट प्राइस, तो सीपी हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो गेन क्या होगा? तो गेन क्या लिखा है? एज मच % लिखा है। ठीक है, एज मच एज, अगर इसको बीच में से हटा दें तो ये हो जाएगा एज मच एज द कास्ट प्राइस, तब तो गेन सीधे सीधे यक्स हो जाएगा। अगर ये बीच में से हटा दें तो एज मच एज द कास्ट प्राइस, तो गेन एक्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है एज मच %, तो गेन यहाँ कितना होगा? x% होगा। तो आप फार्मूला लगा लीजिए, गेन हो रहा है तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है? गेन कैसे निकालते हैं? तो एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू गेन हो जाएगा। ठीक है, तो एस पी कितना है? 75, सी पी कितना है? x है। गेन कितना है? x%, तो x% मने, x% मने x/100, और x% किसका? गेन किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है, तो x% ऑफ व्हाट? x। अब इसी से आप इक्वेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एनालाइज करूँगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? इन अ टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। अब यहाँ तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया, इसमें कोई इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया नहीं है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
आप मीन के 3 तरीके पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपको जो प्रॉपर लगे वो लगा लीजिए। या चूँकि इसमें कोई बाउंड्रेशन नहीं है तो आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। कई क्वेश्चन में लिखता है डायरेक्ट मेथड का नाम दे करके, या लिख देता है कि यूज अप्रोप्रिएट मेथड, तो उस समय तो आपको अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है। लेकिन यहाँ आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड्रेशन नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आगे के जो सेक्शंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। इसी तरह से जब बिना पेपर एनालाइज किए, जब तक हम क्वेश्चन पेपर नहीं एनालाइज करेंगे, प्रिपरेशन के कई चरण होते हैं बच्चे, ठीक है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चरण ये है, एक स्टेप है, एक लेवल है, लेयर है कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। सारे क्षेत्रों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, हमारा लैंग्वेज सही है कि नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे आ रहे हैं, लैंग्वेज, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कुछ सिचुएशंस बनते हैं, कुछ घुमा दिया जाता है, या वही क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसको दूसरे तरीके से लिख दिया जाएगा। तो इन सारी बातों पे फोकस करना चाहिए। प्लस जो है बहुत पेशेंसली पेपर देना चाहिए। थोड़ा भी अगर हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, हम पेशेंस खो दिए, डर गए या घबरा गए थोड़ी बहुत गलती होने से, तो फिर तो आता हुआ चीज़ भी गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके आइए, अधिक से अधिक स्कोर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।